पढ़ें। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4, जिसमें आज हम एक डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन किस विधि से हम लोग आगे अब सीखेंगे। पीछे हम लोगों ने अलग अलग विधियों से समाकलन की जो प्रक्रिया थी वो हमने संपन्न कर ली, उसके ऊपर आप लोगों ने अच्छे से अभ्यास कर लिया। आज हमारा जो मेथड रहने वाला है 9.4 के लिए, वो मेथड होगा यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजन के द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों में वियोजन के द्वारा समाकलन, लेकिन आंशिक भिन्नों में किसका वियोजन? परिमेय फलन का। कौन से फलन का? परिमेय फलन का। यानी यहां पे हम लोग किस प्रकार के फलनों का समाकलन करने जा रहे हैं? यहां पे हम लोग परिमेय फलनों का हम लोग समाकलन करेंगे और उनको हम किसके अंदर वियोजित करेंगे? आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। लेकिन बच्चों, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। वो सारे रूल और नियम मैं आपको यहां पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय फलन होता क्या है। उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उचित परिमेय फलन होता है, विषम परिमेय फलन होता है। तो उन सबके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले परिमेय बीजीय फलन की। परिमेय बीजीय फलन, देखिए बच्चों, परिमेय बीजीय फलन क्या कहलाता है? एफ एक्स और जी एक्स के, अगर एफ एक्स जो है वो भी कोई एक्स का फलन है, जी एक्स जो है वो भी कोई एक्स का फलन है, तो एफ एक्स बटे जी एक्स का जो अनुपात है, यानी ये फलन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय बीजीय फलन कहलाता है। जैसे मैं यहां पे कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2x माइनस 5 एक्स स्क्र माइनस का 5x प्लस 6, इस रूप का कोई भी फलन यहां पे क्या कहलाएगा? परिमेय बीजीय फलन कहलाएगा, क्योंकि ये p बटे q के रूप में व्यक्त किया गया है तथा यहां पे अंश और हर दोनों ही जो है वो x के फलन। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है? यहां पे परिमेय बीजीय फलन कहलाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर परिमेय बीजीय फलन को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग होता है यहां पे उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन, और दूसरा पार्ट जो होता है बच्चों इसका, वो होता है यहां पे विषम विषम परिमेय फलन। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या अंतर होता है? उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन के अंदर देखिए बच्चों, यहां पे जो परिमेय बीजीय फलन है, जो p बटे q के रूप में यहां पे व्यक्त किया गया है, अगर यहां पे अंश के अंदर जो x की घात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि परिमेय फलन के अंदर अंश में जो x की घात है, अगर वो हर से कम है, अगर वो हर से कम है, जैसा कि यही एग्जांपल ले लीजिए जिसमें अंश में जो x की घात है वो 1 है और हर के अंदर जो x की घात है वो यहां पे 2 है, तो इस प्रकार का कोई भी फलन जो होगा वो उचित परिमेय फलन कहलाएगा। इसके हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 7, और यहां पर अगर मैं x प्लस 1 और x माइनस 3 के रूप में अगर कोई भी फैक्टर लेता हूं, तो देखेंगे बच्चों, जब मैं यहां पे इसको गुणा करूंगा तो यहां पे एक द्विघात समीकरण आएगी, यानी हर के अंदर जो x की घात है वो यहां पे 2 है, जबकि अंश में यहां पे x की घात 1 है। और भी हो सकता है बच्चों, जैसे अंश में द्विघात समीकरण हो 2x स्क्वायर प्लस 5x और 5, और यहां पर देखिए बच्चों को आपके पास 3 घात की समीकरण हो, x की घात 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6। इस प्रकार की अगर मैं कोई भी समीकरण यहां पे लेता हूं बट्टे में, तो यहां पर भी देखिए बच्चों, अंश के अंदर जो x की घात है वो 2 है और हर के अंदर जो x की घात है वो कितनी है? यहां पे 3 है। तो यहां पे इस प्रकार के जो फलन है जिसमें अंश के अंदर x की घात हर की तुलना में सदैव कम रहती है, उस वो जो परिमेय फलन है वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे उचित परिमेय फलन कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विषम परिमेय फलन की। तो विषम परिमेय फलन में क्या होता है कि जो अंश में x की घात होती है वो हर के तुलना में या तो हर के बराबर होगी या हर से ज्यादा होगी। फिर सुन लीजिए बच्चों, विषम परिमेय फलन किसे कहेंगे? यदि किसी परिमेय फलन के अंदर अंश में x की घात हर के अंदर x की घात के बराबर या ज्यादा हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो फलन होता है वो विषम परिमेय फलन कहलाता है। जैसे बच्चों देखिए, आप यहां पे अगर मैं यहां पे ले लेता हूं कोई भी एग्जांपल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7, और मैं यहां पे गुणनखंड ले लिया मैंने x प्लस 1 और x प्लस 3,
तो देखिए बच्चों, यहां पर जो x की घात है मैक्सिमम वो भी 2 है, और नीचे जब आप गुणा करोगे तो यहां पर भी x की जो अधिकतम घात है वो कितनी आएगी, 2। यानी अंश और हर के अंदर x की घातें समान है, तो यहां पर ये फलन कौन सा परिमेय फलन कहलाता है, विषम परिमेय फलन कहलाता है। या फिर x की घात 3 प्लस का 5x² प्लस का 7x प्लस 9 और बट्टे में यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 2, इस प्रकार के अगर कोई भी आपको परिमेय फलन यहाँ पे दिखाई देता है तो ये कहलाता है विषम परिमेय फलन, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों के अंदर, इस स्थिति के अंदर तो अंश में जो x की घात है वो हर की तुलना में ज्यादा है, और इस स्थिति में जो अंश में x की घात है वो हर के अंदर x की घात के समान है। ये दोनों ही स्थिति किसको इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे विषम परिमेय फलन को इंडिकेट कर रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको परिमेय फलन के बारे में बताया, जो fx बट्टे gx यानी अंश में भी x का पद और बट्टे में भी x का कोई बहुपद होता है, और इस प्रकार का फलन p बट्टे q के रूप में अगर लिखा गया हो तो वो परिमेय बीजीय फलन कहलाता है, जिसके दो रूप होते हैं, एक तो उचित परिमेय फलन और एक होता है विषम परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन के अंदर बच्चों अंश में जो x की घात होगी वो हर की तुलना में सदैव कम होगी, अंश में जो x की घात होगी वो हर के अंदर x की घात से सदैव कम होगी, जबकि विषम परिमेय फलन के अंदर अंश के अंदर जो x की घात है वो हर की तुलना में उसके बराबर भी हो सकती है और हर से हमेशा ज्यादा भी रह सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में, यहां पे इक्वल है और यहां अंश में x की घात हर की तुलना में ज्यादा है, इन दोनों ही स्थितियों में फलन क्या कहलाता है, विषम परिमेय फलन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे परिमेय फलन के बारे में तो पढ़ लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक हम उसके ऊपर आते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजन। तो ये आंशिक भिन्न होती क्या है, तो देखिए बच्चों, आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे आंशिक भिन्न की। तो देखिए बच्चों, आंशिक भिन्न का यहाँ पे जो मतलब होता है वो, जैसे आपके पास कोई एक परिमेय फलन है, जैसे मैं यहाँ पर यही एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास जो परिमेय फलन है वो जैसे 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 बट्टे x² माइनस का 3x, माफ कीजिए 5x और प्लस में 6। अगर बच्चों में इसको दो अलग अलग बीजीय परिमेय फलनों में कन्वर्ट करता हूं, जैसे 1 अपॉन में x माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 3। अगर मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूं बच्चों, तो आप देखेंगे आपके पास यही परिमेय फलन आने वाला है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक परिमेय फलन को दो अलग अलग बीजीय परिमेय फलनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उनके योग के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो ये जो वियोजन है, किसी परिमेय फलन का दो या दो से अधिक बीजीय फलनों के योग के रूप में व्यक्त होने की जो प्रक्रिया है, वास्तव में वही कहलाती है आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो इस परिमेय फलन का दो या दो से अधिक बीजीय फलनों के योग के रूप में व्यक्त होने की प्रक्रिया आंशिक भिन्नों में वियोजन कहलाती है। और इस तरह से वियोजन करने के जो तरीके हैं और जो नियम हैं, जो रूल है, उनके बारे में अब हम लोग जब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से वियोजित किया जाता है, उसके क्या नियम है और किस तरह से हम लोग उनका वियोजन करेंगे। देखिए बच्चों, अगर नियमों की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे पहला नियम बता देता हूं, और ये सारे नियम जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध भी करवा दिए जाएंगे। मैं यहाँ केवल समझाने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का जो पहला नियम है वो ये कहलाता है कि जो विषम फलन है, आप पहले ये चेक करोगे कि फलन जो है वो विषम फलन है कि उचित परिमेय फलन है। अगर यहाँ पे विषम परिमेय फलन आपको देखने को मिलता है, उसी केस में अगर विषम परिमेय फलन आपको देखने को मिलता है तो आप उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, उचित परिमेय फलन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, उचित परिमेय फलन में। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि यहां पे विषम परिमेय फलन क्या होता है और उचित परिमेय फलन क्या होता है। और ऐसा कन्वर्जन हम किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अंश में हर का भाग देकर। किसमें, अंश में हर का भाग देकर। तो देखिए बच्चों, आपको मैं पहले बता चुका था कि विषम परिमेय फलन क्या होता है और उचित परिमेय फलन क्या होता है। सबसे पहला रूल ये है कि हम लोग जो परिमेय फलन हमें दिया गया है, हम उसको ये चेक करेंगे कि वो उचित है या विषम है। अगर दिया गया परिमेय फलन विषम परिमेय फलन है तो हम उसको उचित परिमेय फलन में बदलेंगे, और बदलने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप अंश में हर का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद में देखिए बच्चों, अगर यहां पर फलन जो है वो उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट हो चुका है, भाग विधि से हो चुका है, या आपको उचित परिमेय फलन ही दिया हुआ है,
तो उसी केस में आपको यह देखना है कि जो उचित परिमेय फलन का हर है गुणनखंड के रूप में हो। किसके रूप में हो? उचित परिमेय फलन का जो हर है वो हर गुणनखंड के रूप में हो। तो यहां पे बच्चों आपको दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसका हर चेक करना है कि जो हर है वो किस में होना चाहिए? गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण के रूप में है तो भी हम उसको गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीन घात के समीकरण के रूप में है तो भी हम उसको गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको रेखिक गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है रेखिक ही हो, द्विघात गुणनखंड भी उसके साथ हो सकता है। तो ये नियम आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि उसका जो हर है उचित परिमेय फलन का वो किसके रूप में होना चाहिए? गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो तीसरा नियम है, एक बार जब हर को हम गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे सामने क्या क्या स्थिति आने वाली है, हर के अंदर जो गुणनखंड आएगा उसमें क्या क्या स्थिति आने वाली है, अगर मैं उसके बारे में यहां पे चर्चा करूं तो देखिए बच्चों, हो सकता है कि हर के अंदर हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो रेखिक गुणनखंड प्राप्त हुए सारे के सारे और बिना पुनरावृत्ति के प्राप्त हुए। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे x बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इस प्रकार से देखिए बच्चों, मैंने यहां पे जो एग्जांपल लिया उसमें हर के अंदर जो गुणनखंड है वो रेखिक गुणनखंड भी है, यानी x की यहां पे घात 1 भी है, और यहां पर ये बिना पुनरावृत्ति के, यानी कोई भी गुणनखंड जो है वो वापस रिपीट नहीं हुआ है। अगर ऐसी स्थिति में अगर हमें यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त होते हैं, हमें केवल यहाँ पे हर को चेक करना है, अंश में क्या है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल यहाँ पे हर को चेक करना है। तो ध्यान रहे बच्चों, यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रेखिक गुणनखंड प्राप्त हो तो उनका आंशिक भिन्नों में वियोजन किस प्रकार से करेंगे? प्रत्येक गुणनखंड को a बट्टे b बट्टे और c बट्टे के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहला गुणनखंड आ जाएगा a बट्टे x माइनस 1, दूसरा गुणनखंड हम लिखेंगे प्लस के साथ x माइनस 2 b बट्टे x माइनस 2, तीसरा आ जाएगा c बट्टे x माइनस 3। तो इस प्रकार से हम इस उचित परिमेय फलन को इस तरह के परिमेय बीजीय फलनों के योग के रूप में व्यक्त कर देंगे, जहां अंश में हम केवल a, b और c अचर राशियों का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर हम लोग a, b और c अचर राशि निकालने की विधि जो है उसका वर्णन हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं यहां पे उचित परिमेय फलन को हम किस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं, उसके नियम क्या है। तो फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहां पे जो तीसरे पॉइंट का जो पहला नियम है वो ये है कि यदि हर के अंदर हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो अगर बिना पुनरावृत्ति के रेखिक गुणनखंड हो तो प्रत्येक गुणनखंड को हम लोग a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर यहां पे हो सकता है कि हमें हर के अंदर जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो पुनरावृत्ति के रेखिक गुणनखंड हो तो क्या होगा। जैसे यहां पे मैं लेता हूं x बटे x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। तो देखिए बच्चों, यहां पे x माइनस 1 की होल स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहां x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यहां x माइनस 1 दो बार गुणा में आया है, इसका मतलब यहां पे बट्टे में x माइनस 1 वाले गुणनखंड की पुनरावृत्ति हुई है। उस केस में बच्चों हमें क्या करना होगा, यहां पे उस केस में ध्यान रखिए, यहां पे x माइनस 1 की चूंकि पुनरावृत्ति हुई इसलिए यहां पे होल स्क्वायर लग जाएगा, और जिस रेखिक गुणनखंड के ऊपर होल स्क्वायर लगे आप उसको सबसे पहले a बट्टे x माइनस 1 की सिंगल घात के रूप में लिखेंगे, प्लस आप बाद में b बट्टे x माइनस 1 की होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड को लिखने का तरीका क्या होगा, यहां पे पहले आप उसको a बट्टे x माइनस 1 की सिंगल घात प्लस b बट्टे x माइनस 1 की डबल घात, अगर यहां पे x माइनस 1 की होल क्यूब होता बच्चों तो यहां हम a अपॉन x माइनस 1 की सिंगल घात प्लस b अपॉन में x माइनस 1 की डबल घात प्लस c अपॉन में x माइनस 1 की ट्रिपल घात यहां पे और ऐड कर देते, और उसके बाद देखिए बच्चों, चूंकि यहां पे दो घात ही है इसलिए हम इसको a अपॉन और b अपॉन के रूप में लिखेंगे, और अब हमारे पास जो एक रेखिक गुणनखंड और बच गया x माइनस 2, उसको मैं यहां पे c अपॉन में x माइनस 2 के रूप में इसके साथ ऐड कर दूंगा। तो देखा बच्चों आपने, अगर यहां पे हर के अंदर अगर कोई रेखिक गुणनखंड पुनरावृत्ति के साथ आता है तो पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड को यहां हम लोग पहले तो a अपॉन सिंगल घात के साथ लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग b अपॉन में उसकी डबल घात के साथ लिखेंगे, और बचे हुए रेखिक गुणनखंड को हम c अपॉन, अगर इसके आगे भी कोई रेखिक गुणनखंड दे रखे हैं तो हम उनको प्लस d अपॉन प्लस e अपॉन के रूप में व्यवस्थित करते जाएंगे। तो देखा बच्चों आपने, यहां पे मैंने आपको दो रूल बता दिए हैं, अगर रेखिक गुणनखंड की यहां पे पुनरावृत्ति नहीं हो
और रेखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो। अब देखिए बच्चों, यहां पे तीसरा नियम जो है वो ये हो सकता है कि अगर आपके पास यहां पे हर के अंदर रेखिक गुणनखंड के साथ अगर आपके पास आ जाए यहां पे कोई द्विघात समीकरण, जैसे यहां पे मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि एक द्विघात समीकरण है, और यहां पे x माइनस 1 जो है वो एक रेखिक गुणनखंड है, तो यहां पे किस प्रकार से हम इनको आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे, तो उसका तरीका देख लीजिए बच्चों। पहले तो आप ये देखिए कि यहां हर के अंदर कितने रेखिक गुणनखंड है। हर में जितने भी रेखिक गुणनखंड हो उन सबको आप a अपॉन b अपॉन c अपॉन जितने भी हो उस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। चूंकि यहां पे केवल एक रेखिक गुणनखंड है, इसलिए मैं पहले तो इसको a बट्टे x माइनस 1 के रूप में लिखूंगा। प्लस में देखिए बच्चों, अब आपके पास यहां पे बचा है द्विघात समीकरण, द्विघात रेखिक गुणनखंड। लेकिन बच्चों एक खासियत मैं आपको बता दूं, इस द्विघात रेखिक गुणनखंड की खासियत यह होनी चाहिए कि यहां इसके टुकड़े संभव नहीं हो, इनको रेखिक में बदला नहीं जाए, तभी यहां पे आगे वाला रूल अप्लाई होगा। अगर यहां पर इनके फैक्टर होते हो रेखिक के अंदर, तो पहले हम इनको रेखिक में बदल लेंगे और रेखिक में कन्वर्ट करने के बाद a अपॉन b अपॉन और c अपॉन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि रेखिक में कन्वर्ट करने के बाद में तो ये वाला नियम यहां पे लागू हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे द्विघात जो पद आपको गुणनखंड दिया हुआ है, अगर उसके टुकड़े संभव नहीं हो, जैसे यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया है, इसके फैक्टर संभव नहीं है, तो उस केस में देखिए बच्चों, रेखिक को तो मैंने a बट्टे एक्स माइनस 1 के रूप में लिख दिया, लेकिन यहां पे जो द्विघात गुणनखंड है उसको मुझे लिखना पड़ेगा फिर यहां पे bx प्लस c के रूप में। किसके रूप में? bx प्लस c के रूप में यहां पे लिखना पड़ेगा, और इसको लिखने का यही तरीका होगा। देखिए बच्चों फिर समझ लीजिए, पहले हम यहां पे पहचान करेंगे रेखिक गुणनखंड की। जितने भी रेखिक गुणनखंड हो पहले आप उसको a अपॉन b अपॉन c अपॉन के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद में यहां पे जो द्विघात गुणनखंड यहां पे है उसके अगर फैक्टर नहीं होते हो, टुकड़े नहीं होते हो, तो अगर a अपॉन a का इस्तेमाल, a चर राशि का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, तो bx प्लस c के रूप में लिखेंगे उस द्विघात रेखिक गुणनखंड को। द्विघात गुणनखंड को अगर यहां पे b चर राशि का इस्तेमाल हो चुका है तो आप cx प्लस d के रूप में लिखेंगे, और अगर c चर राशि का इस्तेमाल हो चुका है तो आप उसको dx प्लस e के रूप में लिखेंगे, और ये प्रक्रिया जो है वो चलती जाएगी। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पे 3 प्रकार के नियम हमने पढ़ लिए हैं। अगर रेखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो, रेखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, और अगर रेखिक गुणनखंड के साथ अगर यहाँ पे द्विघात गुणनखंड आ जाता है, तो हम किस प्रकार से उसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं चौथा रूल आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अपना लास्ट रूल होगा। यहाँ पे चौथा रूल यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, की हो सकता है कि यहाँ पे आपको द्विघात गुणनखंड के साथ में रेखिक गुणनखंड ना देखने को मिले, और अंश और हर के अंदर जो x का गुणनखंड है, ये थोड़ा विशेष रहेगा बच्चों, आप लोग ध्यान रखें, ये विशेष नियम है कि अगर यहाँ पे अंश और हर के अंदर जो x का पद है वो केवल द्विघात पद है, जैसे इस रूप का कोई पद है, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है, और यहां पे देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए बच्चों, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसके अंदर अंश और हर के अंदर जो एक्स का पद है वो केवल द्विघाती पद है, एक्स स्क्वायर का पद है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप बच्चों वहां पे नीचे जो रेखे जो गुणनखंड आपको दिए गए हैं द्विघात गुणनखंड, आप उनको रेखिक की तरह ही आप उनका वियोजन करेंगे, ना कि द्विघात की तरह। फिर से समझ लीजिए बच्चों, यदि किसी परिमेय फलन के अंदर, यदि किसी परिमेय फलन के अंदर अंश और हर के अंदर अगर x के जो पद है वो द्विघाती पद हो, तो हम उनको रेखिक पद की तरह ही उनका वियोजन करेंगे। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पे कौन सी चर राशि इस्तेमाल करेंगे, a बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में हम यहां करेंगे b बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ऐसा हम लोग कब करेंगे, फिर से समझ लीजिए, यदि अंश और हर के अंदर जो x का पद है वो द्विघाती पद हो, जैसे यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर है, और यहां पर भी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखा बच्चों, इस प्रकार की स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। हर के अंदर रेखिक गुणनखंड बिना पुनरावृत्ति के आ सकते हैं, पुनरावृत्ति के साथ आ सकते हैं, रेखिक के साथ द्विघात समीकरण आ सकती है, या फिर अंश और हर के अंदर जो एक्स का पद है वो पूरी तरह से द्विघात आ जाए, तो हम उनका किस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे हमने जो अचर राशियां प्राप्त की है ABC, हमें बाद में इनका मान भी निकालना होता है, और जो मान निकालने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, इन तीनों बीजीय फलनों का जो योग है वो इस परिमेय फलन के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूल क्या होगा इसका, हर प्रत्येक पार्ट की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे हर के अंदर जो गुणनखंड आपको दिया गया है उसका इस पूरी समीकरण से गुणा करेंगे।
हर के अंदर जो रेखीय गुणनखंड दिया हुआ है उसका इस पूरी समीकरण से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां केवल x बचेगा, यहां a के गुणांक में x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, b के गुणांक में x माइनस 1 और x माइनस 3 आएगा, और c के गुणांक में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 आएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों, दोनों पक्षों के अंदर हम x की घात की तुलना करेंगे, x की घात 3 की, x की घात 2 की, x की घात 1 की, और अचर पद की हम लोग तुलना करेंगे। तुलना विधि से हम लोग यहां से ए बी सी अचर राशियों का हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे, और एबीसी अचर राशि का मान प्राप्त करके हम वापस यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद में हम लोग समाकलन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के बाद एबीसी की वैल्यू का आंशिक भिन्नों में वियोजन के नियम पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे दो मानक सूत्रों को यहाँ पे हम लोग सत्यापित करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करने में इन फॉर्मूलों की जो है वो अहम भूमिका होगी, और आप लोगों को अच्छे से इनको लर्न भी करना होगा। जिसमें मैं पहला मानक सूत्र ले रहा हूं कि यदि क्वेश्चन का फॉर्मेट dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है, तो उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस a प्लस c के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से इस सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं, वो मैं आपको इस आंशिक भिन्न में वियोजन वाली विधि से ही बताने वाला हूं। तो आपके सामने यहाँ पे आंशिक भिन्नों से जो वियोजन वाली विधि है वो भी आपके सामने अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे इस परिस्थिति में केवल फॉर्मूला ही याद रखना है। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे, आपको वहां पे ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको फलन दिया हुआ है। प्रूफ देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से करेंगे। हमें जो फलन दिया गया है वो एक परिमेय फलन है जिसमें अंश में 1 है और अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बट्टे के अंदर, हर के अंदर, पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ये उचित परिमेय फलन है या नहीं है। तो आप देखेंगे बच्चों, अंश में x की घात 0 है। x की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि अंश में x की घात 0 है और हर के अंदर x की घात 2 है। इसका मतलब दिया गया परिमेय फलन जो है वो उचित परिमेय फलन है। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जो दूसरा रूल है अपना, उसके अंदर हम ये हर को जो है वो गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है जो कि रेखिक गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, रेखिक गुणनखंड। और आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो रेखिक रूप होता है वो एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइनस ए होता है, क्योंकि यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे जो हर है उसको हमने गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरे रूल की तरफ जाते हैं कि अगर हर जो है वो गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो हर के अंदर जो गुणनखंड आए हैं उनकी प्रकृति क्या है, क्या वो बिना पुनरावृत्ति के रेखीय गुणनखंड है या पुनरावृत्ति के हैं या कुछ और नियम वहां पे लागू हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हर में हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो बिना पुनरावृत्ति के रेखीय गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में हम लोग इनको किस प्रकार से आंशिक भिन्नों में इनका वियोजन करते हैं, प्रत्येक रेखीय गुणनखंड को हम लोग ए अपॉन प्लस बी अपॉन के फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर देंगे। देखा बच्चों, हमने चूंकि हमें यहां पे हमने चेक कर लिया कि हर के अंदर जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं रेखीय गुणनखंड वो बिना पुनरावृत्ति के रेखीय गुणनखंड है। तो इनका वियोजन किस प्रकार से होगा, प्रत्येक रेखीय गुणनखंड को ए अपॉन प्लस बी अपॉन, अगर और भी रेखीय गुणनखंड होते तो प्लस सी अपॉन प्लस डी अपॉन के रूप में हम इनको कन्वर्ट कर देते। अब देखिए बच्चों, यहां से ए और बी जो अचर राशियां हमने यहां पे इस्तेमाल की है उनका मान किस प्रकार से निकाला जाएगा, ये यहां पे महत्वपूर्ण पार्ट होगा। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पे देखना है इस आंशिक भिन्न, इस भिन्न को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया है। और आज जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको नियम के अंतर्गत बताया था कि आगे हमें इस पूरे हर को इस पूरी समीकरण से गुणा करना होता है, तो मैं इस पूरी समीकरण को इस हर वाले गुणनखंड यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से गुणा कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, क्या आने वाला मेरे पास, यहाँ पे यहां अंश में तो मेरे पास आने वाला है 1, और यहां पे देखिए बच्चों a के गुणांक के रूप में तो मुझे x माइनस ए प्राप्त होगा और b के गुणांक के रूप में मुझे x प्लस ए प्राप्त होगा। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, हमने यहाँ पे हर के अंदर जो पद था x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसका हमने पूरी समीकरण से कर दिया गुणा। तो यहाँ अंश में रहेगा 1 और यहाँ a के गुणांक के रूप में तो आएगा x माइनस ए और b के गुणांक के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा
x प्लस ए। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे किस प्रकार से a और b का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दो तरह की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम a का विलोपन करते हैं तो b का मान आता है, और x के किसी मान पे b का विलोपन करेंगे तो a का मान आएगा। या फिर हम यहाँ पे x के गुणांकों की दोनों तरफ तुलना भी कर सकते हैं। तुलना करना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एक लेंथी मेथड होता है, लेकिन उससे भी आसान जो मेथड होगा वो ये होगा कि x के किसी मान पे हम पहले एक चर राशि का विलोपन करेंगे तो दूसरी चर राशि का मान आएगा, और x के किसी मान पे दूसरी चर राशि का विलोपन करेंगे तो पहली चर राशि का मान आएगा। देखिए बच्चों किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे x बराबर a लेता हूं पूरी समीकरण में, अगर मैं पूरी समीकरण में x बराबर a लेता हूं तो a रखने पर मेरे पास इस अचर राशि a का विलोपन हो जाएगा, तो यहां से b का मान निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूं समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर समीकरण नंबर 2 में x बराबर प्लस a लेने पर क्या होगा बच्चों, ऐसा करने पर यहाँ पे अचर राशि a का विलोपन हो जाएगा। अचर राशि a का विलोपन कैसे होगा, यहाँ पे चूंकि x का कोई भी पद नहीं है, अचर राशि a का, तो यहाँ पे एक ही रहेगा। अगर यहाँ पे x का कोई भी पद होता उसके स्थान पे मुझे क्या रखना होता, a। अब देखिए बच्चों, जैसे ही यहाँ पे x के स्थान पे a रखता हूं तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, और प्लस b के गुणांक में देखिए x के स्थान पे a रखेंगे तो a में a जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 2a। तो देखिए बच्चों, यहां से जो b का मान है वो 1/2a के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे a अचर राशि का विलोपन किया। इस बार हम यहाँ पे b अचर राशि का विलोपन करेंगे, उसके लिए मुझे x बराबर यहाँ पे -a रखना होगा। तो देखिए बच्चों, x बराबर -a लेने पर, दोनों ही पक्षों में x बराबर -a लेने पर आप देखेंगे बच्चों, चूंकि यहाँ पे x का कोई भी पद नहीं है इसलिए यहाँ तो रहेगा 1, और a के गुणांक में देखिए बच्चों क्या आएगा, x के स्थान पे हम लोग -a लेंगे, और एक -a पहले से दिया हुआ है, और b वाला पद हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए बराबर यहाँ 1 बराबर क्या आने वाला है, a इंटू में माइनस का 2a। तो यहाँ से अचर राशि a की जो वैल्यू है वो -1/2a के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे a और b का जो मान है वो हमने किस तरह से या किस विधि से हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। अगर a और b के अलावा भी यहाँ पे अचर राशियां हों, और अगर इस विधि से सारे मान नहीं निकाल पाए तो जितने संभव मान हो a b c d, अगर 4-5 यहाँ पे अचर राशियां हो, और अगर जितने भी यहाँ पे संभव मान हो अचर राशियों की वो हम इसी विधि से निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर कोई अचर राशि रह जाती है उसके बाद हम यहाँ पे x की घातों का जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों पक्षों में, और आगे की विधि को अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इस विधि से हम a और b का मान निकालने में हमने सफलता हासिल कर ली है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे a और b का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे समीकरण नंबर अगर 1 की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1/x प्लस a, और यहाँ पे है x माइनस a, और देखिए बच्चों आगे यहाँ पे a जो है, a का मान मेरे पास है माइनस का 1/2a, और देखिए बच्चों इसके गुणांक के रूप में 1/x प्लस a रहेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे a का जो मान है वो यहाँ पे क्या रख दिया, -1/2a, और प्लस चूंकि b का मान जो है मेरे पास 1/2a प्लस का है तो ये 1/2a प्लस का लेंगे, और यहां पर भी जो गुणा में जो पद आएगा वो आने वाला है 1/x माइनस a, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस a। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1/2a, यहाँ पे a और b का मान रखने के बाद 1/2a जो है वो दोनों पक्षों में यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 1/2a को बच्चों मैं यहाँ पे ले लूंगा बाहर कॉमन। तो मैं सबसे पहले इस पद को लिखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा 1/x माइनस a, और ये पद जो है माइनस का 1/x प्लस a मैं बाद में लिखूंगा, तो माइनस का 1/x प्लस a। तो देखा बच्चों, हमने किस प्रकार से यहाँ पे a और b की वैल्यू रखी है, और उसके बाद का प्रोसेस आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, हमें कहीं ना कहीं इसी पद का इंटीग्रेशन करना था x के सापेक्ष, तो कहने का मतलब मुझे अब इस पूरे पद का जो है वो x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है वो अब इस इंटीग्रेशन में हो चुका है कन्वर्ट। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किस प्रकार से इस पद का समाकलन करेंगे। 1/2a जो है वो तो है अचर राशि, तो 1/2a तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहां पर ये जो दो पद इंटीग्रेशन के अंदर बचेंगे इनको मैं दो अलग अलग समाकलन के अंदर विभाजित करूंगा। तो पहले पार्ट में तो आएगा 1/x माइनस a dx, और दूसरे में आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/x प्लस a dx।
तो इस प्रकार से हमने इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन के रूप में विभाजित कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा इंटीग्रेशन का, इनका समाकलन बेहद आसान है, 1/2a। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1/में x माइनस ए, चूंकि x के साथ यहाँ पे a अचर राशि के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पे 1/x का रूल लगेगा। तो 1/x का, इस पूरे को मुझे x मानना पड़ेगा, तो 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है, इसलिए 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन भी log x माइनस ए होगा। क्या होगा यहाँ पे? log x माइनस ए होगा। यहां पर भी बच्चों 1 में इस पूरे को अगर मैं x मान के चलूं तो यहां पर भी 1/x का रूल लगेगा, और यहां पर इस पद का इंटीग्रेशन भी log x प्लस ए होगा। तो देखा बच्चों हमने किस तरह से इन दोनों ही समाकलन को यहां पे सोल्व किया है। अब हम यहां पे log का गुणधर्म अप्लाई कर देंगे, और log के गुणधर्म के अनुसार अगर दो log के बीच में अगर माइनस का चिन्ह हो तो log के आगे वाले पद जो है वो भाग में चले जाते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ क्या आएगा, बाहर तो 1/2a दिया हुआ है, बाहर तो 1/2a दिया हुआ है, और log के आगे जो x माइनस ए है उसके बट्टे में आ जाएगा x प्लस ए। तो देखा बच्चों यहाँ पे log के आगे जो x माइनस ए का पद है उसके भाग में कौन सा पद आ जाएगा, x प्लस ए, और यहां पर आ जाएगा प्लस का c। तो देखा होगा बच्चों आपने इस इंटीग्रेशन के बराबर हमें जो पार्ट दिया गया था वो हमने किस प्रकार से प्रूफ कर दिया। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमने दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है a अपॉन और b अपॉन के रूप में। उसके बाद में किस प्रकार से हमने a और b की यहाँ पे वैल्यू निकाली है, और a और b की वैल्यू वापस रखने के बाद हमने किस प्रकार से इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, और इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे बेहद आसान आया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें दिया गया था वो पद हम बड़ी आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ पे ये तरीका तो याद रखना ही रखना होगा, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है तो वहां पे आपको केवल ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों जो दूसरा मानक फॉर्मूला है वो है dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका तरीका भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होगा, वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों आप इसको भी एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपका पहले वाला पार्ट भी रिकॉल हो जाए। यहाँ पे अपन को जो फलन दिया गया, हम प्रूफ के अंदर हम किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपने पास जो फलन है वो है 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं रेखिक में कन्वर्ट करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू में ए माइनस एक्स। चूंकि यहाँ पे रेखिक गुणनखंड जो है वो अलग अलग यहाँ पे बिना पुनरावृत्ति के मुझे प्राप्त हुए, इसलिए मैं इनको a अपॉन ए प्लस एक्स और b अपॉन में a माइनस एक्स के रूप में मैं इनको वियोजित कर दूंगा। और अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे a और b का मान कैसे निकालूंगा, हर के अंदर, यहाँ हर के अंदर जो गुणनखंड है a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इसका पूरी समीकरण से गुणा करेंगे तो यहाँ तो बचेगा अंश में एक, यहाँ a के गुणांक के रूप में आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ b के गुणांक के रूप में आ जाएगा a प्लस एक्स। ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे अचर राशि a और b का मान कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं a का विलोपन करूंगा x के किसी मान पे, और उसके बाद में x के किसी मान पे हम b का विलोपन करेंगे। तो देखिए बच्चों a का विलोपन किस मान पे होगा, तो x बराबर अगर मैं प्लस a लेता हूं तो यहां से अचर राशि a का विलोपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x बराबर प्लस a लेंगे। तो x बराबर प्लस a लेने पर तो क्या आएगा, देखिए बच्चों अंश में चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x का कोई भी पद नहीं है तो जो भी अचर पद है उसको हम एज इट इज लेंगे। यहाँ पे x बराबर a रखेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, और यहाँ पर x बराबर a रखेंगे तो a में a जोड़ेंगे तो b के गुणांक के रूप में आपके पास बचेगा 2a। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2a। तो यहाँ से हमें अचर राशि b का मान मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों अगर मैं x बराबर माइनस का a लेके चलता हूं, x बराबर अगर मैं यहाँ पे माइनस का a लेता हूं तो यहाँ पर b चर राशि 0 हो जाएगी और मेरे पास a का यहाँ पे मान निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों पूरी इक्वेशन में x बराबर माइनस a रखेंगे तो यहाँ तो आएगा 1, और a के गुणांक के रूप में यहाँ पे a और माइनस a रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2a देखने को मिलेगा, और b वाला गुणांक जो है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो अचर राशि a है उसका मान भी 1/2a के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों a और b का मान जैसे हम लोग एक बार प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1/a प्लस एक्स इंटू में a माइनस एक्स, और
a अपॉन में a प्लस एक्स में जैसे मैं a का मान रखता हूं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2a। a का मान क्या है यहाँ पे 1 अपॉन में 2a, और यहाँ पे गुणांक जो है बट्टे में वो है a प्लस एक्स। और इसी प्रकार b की वैल्यू रखेंगे वापस यहाँ पे, वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2a, और बट्टे में जो पद है वो है a माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों, इस पद का हमें इंटीग्रेशन करना है, कहने का मतलब मुझे इस पद का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, 1 अपॉन 2a यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन 2a बाहर कॉमन आ जाएगा, और दोनों ही पदों में से बच्चों 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a दोनों ही पदों में से हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन 2a जो है वो कॉमन ले लेंगे, और हम इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन के पार्ट जो है वो तो आएगा हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन में a प्लस एक्स डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो अपने पास आने वाला है 1 अपॉन में a माइनस एक्स डी एक्स। और 1 अपॉन 2a दोनों ही पदों में से हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए बच्चों, 1 अपॉन 2a तो रहेगा बाहर कॉमन, और 1 अपॉन में a प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 1 अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से होगा जो कि log x होता है। तो यहां पर इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a प्लस एक्स, और यहां पर भी देखिए बच्चों 1 अपॉन में a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log 1 अपॉन एक्स की तरह ही होगा। तो यहां पर भी आपके पास आएगा log a माइनस एक्स। लेकिन बच्चों यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां पे जो x का गुणांक है वो नेगेटिव है, इसलिए वो जो माइनस एक, कहने का मतलब जो x का गुणांक है वो माइनस एक है, इसलिए वो माइनस एक यहाँ भाग में आएगा, तो वो माइनस का चिन्ह यहाँ हमें बाहर लेना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए बच्चों, 1 अपॉन एक्स का रूल लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x का गुणांक है वो क्या है। चूंकि यहाँ पे x का गुणांक प्लस एक है, इसलिए वो प्लस एक बट्टे में लेने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस एक है, इसलिए जैसे मैं माइनस एक भाग के रूप में लूंगा तो यहाँ पर प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात के ऊपर आप लोग विशेष गौर करेंगे, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। और रूल के अनुसार देखिए बच्चों, लोग के गुणधर्म के अनुसार अगर दो लोग के बीच में माइनस का साइन हो तो यहाँ पे दोनों ही पद जो है वो भाग में चले जाते हैं। तो अपने पास देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा लोग, और a प्लस एक्स के भाग में कौन सा पद आने वाला है, यहाँ पे a माइनस एक्स, और प्लस का आ जाएगा c। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से जो है वो सत्यापित कर देंगे। तो देखा बच्चों आपने, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही प्रूफ हुआ है जैसा कि हमने पहला फॉर्मूला किया था। और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस रूप में आता है तो आपको वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आंशिक भिन्नों में वियोजन की जो ये प्रक्रिया है ये भी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आगे वाली प्रश्नावली इस फॉर्मूले के आधार पे और आंशिक भिन्नों में जो हमने नियम पढ़े हैं उनके आधार पे हम लोग सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों। आज आप लोग यहाँ पे आंशिक भिन्नों में वियोजन के जो नियम है उनको आप लोग ध्यान से समझिए, और जो दो मानक सूत्र मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए, उनको प्रूफ कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो, डाउट्स आपके सामने आए तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।